Shad and you are watching Shad Campus. So welcome back to our channel again. इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आपकी किसले बुक होती है, नन हिंदी में पढ़नी होती है। अगर से आप क्लास 10th में उर्दू लेते हैं एज अ सब्जेक्ट, अगर से आपने उर्दू ले रखा है क्लास 10th में, तो उसके लिए जो आपको हिंदी पढ़नी होती है वो हिंदी ना हो करके नन हिंदी होती है। और जो बुक होती है उसका नाम होता है किसले। ये किसले जो बुक है आपका क्लास 8 का होता है और इसी से सारी क्वेश्चंस आते हैं आपके लिए। मैं इस वीडियो में आपको ये पूरी जो बुक है आपका किसले, इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं सब, जितनी भी इसमें चैप्टर्स हैं, इसमें अप्रोक्स आपको 23 चैप्टर्स हैं। अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर 23 चैप्टर्स हैं। इसमें सभी का जितने भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव हैं जो एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं वो मैं इसमें करा देने वाला हूँ, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और इस तरह के क्वेश्चन हमेशा देखने को आप लोग को मिलती है, ऐसा ऑब्जेक्टिव आप लोग को क्वेश्चन में। अगर से आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव आती हैं आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। अगर से आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, सिर्फ आप इस वीडियो को देख लेते हैं, तो जो आपका 50 मार्क्स की जो ऑब्जेक्टिव होती है, आपकी जो 50 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव होती है वो 50 मार्क्स आप फुल का फुल इससे कर सकते हैं। जस्ट आपको ये वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आप इसको जितने भी ऑब्जेक्टिव है इजीली सोल्व कर पाएंगे। ये जो जितने भी चैप्टर्स हैं सभी का मैंने जो राइटर्स नेम है इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। मैंने क्या किया है, जितने भी राइटर्स नेम है सभी को हमने ट्रिक से याद कराया है। जितना भी, जैसे कि ये तू जिंदा है तो लिखा है शंकर शैलेंद्र के द्वारा, ईदगाह है प्रेमचंद का। तो जितने भी राइटर्स नेम है और जितने भी उनका लिखा हुआ है सभी को मैंने एज ए ट्रिक आपको याद कराया है 23 का। वो सिर्फ 6 मिनट का वीडियो है, आप उसको देख लेंगे तो आपका यहाँ से इजीली सोल्व हो जाएगा। सारे राइटर्स नेम का नाम याद हो जाएगा, जिससे आप इजीली सोल्व कर पाएंगे सभी ऑब्जेक्टिव को। तो चलिए आज को हम वीडियो में शुरू करते हैं। जितने भी इसमें चैप्टर्स हैं सभी का ऑब्जेक्टिव, पहला है आपका तू जिंदा है तो, उसके बाद ईदगाह है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ईदगाह, फिर करमवीर, बाल गोविंद भगत, उनका जलप्रपात, बिहारी की दो है, ठेंस, बच्चों की दुआ, अशोक का शस्त्र त्याग, और इसया तुनाई गई मेरे मन से, कबीर की दो है, विक्रमशिला, दीदी की डायरी, पीपल, दीनबंधु निराला, खेमा, खुशबू रचते हैं हाथ, हौसले की उड़ान, जननायक, कर्पूरी ठाकुर और झांसी की रानी, चिकित्सा का चक्कर, सुदामा चरित और राह भट्ट के हिरण के बच्चे को। जितने भी चैप्टर है 23 मैं सभी का जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर करा देने वाला हूँ। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है ये देख सकते हैं, फर्स्ट चैप्टर आपका है तू जिंदा है तो, उससे हमने यहाँ पर ले रखा है। आप इसमें वीडियो को लास्ट तक बने रहें, जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं सभी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको रख लेता हूँ ताकि आपको सही से दिखे। चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। अगर से आपको याद हो तो आप ज़रूर इस पर रिप्लाई करें कमेंट में, मैं आपका देख रहा हूँ यहाँ पर। और अगर से याद नहीं है तो आप ज़रूर इसको याद करने की कोशिश करें। तो फर्स्ट चैप्टर का जो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देख सकते हैं इसका कुछ आंसर भी दिया हुआ है, आप आंसर भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस चैनल पर आप बने रहेंगे क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारी वीडियो आपके लिए आएंगी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं वो आपका तू जिंदा है तो फर्स्ट है, कौन सी कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। याद रखेंगे आप, जो कौन सी कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है, तो वो कविता है आपका तू जिंदा है तो। तू जिंदा है तो उसमें बताया गया है जीवन के राग और उत्साह को प्रकट करती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। अगर से आप लाइव हैं तो इसका आंसर भी आप बता सकते हैं, मैं वक्त भी दूंगा आपको। यहाँ पर आंसर भी लिखी हुई है साइड में, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। तो जिंदा है तो यहाँ पर फिल करनी है, तो इसका राइट आंसर होगा शंकर शैलेंद्र। कविता के रचयिता कौन है, तो शंकर शैलेंद्र हो जाएगा। तो जिंदा है तो जो कविता है वो लिखा हुआ है शंकर शैलेंद्र का, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट वन आपका है 3 नंबर क्वेश्चन, हमारे कारवां को किसका इंतजार है। तो हमारे कारवां को किसका इंतजार है, वो है मंजिलों का हमारे कारवां को इंतजार है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ, गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारला जमीन पर। ये पंक्ति किस कविता की है, तो जो ये है आपका तू जिंदा है तो, जो फर्स्ट आपका पढ़नी है कविता चैप्टर उसी से लिया गया है, तू जिंदा है तो। ये सभी जो पंक्तियां हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ
5 नंबर शंकर शैलेंद्र द्वारा रचित कविता है, तो हो जाएगा आपका सी जो हो जाएगा आपका तुझे, तो शंकर शैलेंद्र के द्वारा रचित कविता है। इसके बाद 6 नंबर में बुरी है आग पेट की, बुरे बुरे हैं दिल के दाग ये, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये। इसका आंसर होगा सी। ये भी लिखा हुआ है, शंकर शैलेंद्र की कविता से लिया गया है ये भी। इसके बाद आपका है 7 नंबर में, 7 नंबर है अतीत के दुखदाई पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा किस कविता से मिलती है, तो मिलती है आपका सी तू जिंदा है से। तो तू जिंदा है तो जो आपका कविता है उसी से हम लोग को अतीत के दुखमयी पलों को भुलाकर आशा और जीत की नई प्रेरणा की स्वागत करने का प्रेरणा मिलता है, और तू जिंदा है तो कविता से। नेक्स्ट 8 नंबर आपका क्या है, यहाँ पर देखेंगे आप, तू जिंदा है तो इसका राइट आंसर होगा सी जीत पर यकीन कर। किस पर? जीत पर यकीन कर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। 9 नंबर बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये, तो दाग आपका यहाँ है डी में, दिल के दाग ये न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये। नेक्स्ट वन आपका है 10, नई सुबह के संग सदा तुझे मिली, इसमें उमंग हो जाएगा आपका नई उमर, नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उमर, उमर मिलेगा आपका यहाँ पर, ये राइट आंसर क्या होगा? उमर होगा। इसमें आप उमंग नहीं मारेंगे, या आपका रहेगा ए उमर। इसके बाद ये आपका फर्स्ट चैप्टर से इतने भी थी, 9th मैंने करा दिया। इसके बाद जो सेकंड चैप्टर आपका है वो है यहाँ पर ईदगाह। तो ईदगाह से क्वेश्चन देखते हैं। ईदगाह जो लिखा हुआ आपका है प्रेमचंद्र का, तो उससे क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं वो देखेंगे हम लोग। इसी तरह से जितने भी मैंने आपको बताया है 23, आपको 23 जो चैप्टर हमने बताया है वो सभी मैं इसमें इन वन वीडियो में करा देने वाला हूँ, आप इसको बने रहेंगे। तो यहाँ ईदगाह से फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, रमज़ान की कितने रोज़ों के बाद ईद आती है, तो आती है 30 दिनों के बाद। सेकंड नंबर हामिद कितने साल का था, तो हमीद था वो 4 या 5 साल का, याद रखेंगे 4 या 5 साल का कौन था? हामिद था। 3 नंबर हामिद की बूढ़ी दादी का नाम क्या था, तो आपका हुआ सी अमीना नाम था। इसके बाद 4 नंबर है गांव से ईदगाह कितनी कोस दूर था, तो था आपका 3 कोस। नेक्स्ट मेले में हामिद के पास कुल कितने पैसे थे, तो थे 3 पैसा। नेक्स्ट हामिद के दोस्तों का नाम है, तो है सभी, नूर भी थे, मोहसिन भी और महमूद भी, सभी इनके दोस्त थे हामिद के, तो इसका राइट आंसर होगा डी यानी कि सभी। इसके बाद मेले में हामिद क्या खरीदता है, तो डी चिमटा खरीदता है। हामिद कितने पैसे में चिमटा खरीदा था, तो जो हामिद जो चिमटा खरीदा था वो 3 पैसे में खरीदा था, 3 पैसे में खरीदा था। हामिद मेले में चिमटा 3 पैसा में खरीदा था। इसके बाद मेले में सम्मी ने क्या खरीदा था, तो मेले में सम्मी ने खंजरी खरीदा था। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है, तो यह रेवड़ियाँ खरीदता है। मोहसिन के पास कितने पैसे हैं, तो सी 15 पैसे हैं। इसके बाद खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला कंधे पर बंदूक रखे सिपाही कौन लेता है, तो लेता है महमूद। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन, महमूद को कौन सा खिलौना पसंद है, तो पसंद था भिश्ती। इसके बाद ईदगाह कहानी के लेखक कौन है, तो आप जान ही कर रहे होंगे, इसका जो लेखक है वो है प्रेमचंद, बहुत ही मशहूर लेखक हैं ये, ईदगाह लिखे हैं जो प्रेमचंद। नेक्स्ट, कौन सी कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है, तो वो करती है ईदगाह। ईदगाह ही ऐसा जो है मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है आपका। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप, नेक्स्ट जो आपका है यहाँ पर, प्रेमचंद रचित पाठ्य पुस्तक कौन सी कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, तो उसका आंसर होगा डी यानी कि ईदगाह ही है वो कहानी। नेक्स्ट, हामिद की दादी का नाम क्या था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई होप कि आपके एग्जाम में कल देखने को भी मिल जाएगी, सो आप इसको याद कर लेंगे। हामिद दादी का नाम था अमीना, बी हो जाएगा। इसके बाद मेले में सम्मी क्या लेता है, तो मेले में जो सम्मी लेता है वो लेता है आपका, यहाँ पर ऑप्शन है आप बता सकते हैं, मेले में सम्मी क्या लेता है, तो मेले में जो सम्मी लेता है और एक है खंजरी लेता है मेले में सम्मी। नेक्स्ट है हामिद, यस आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखेंगे, मैं सभी कराने वाला हूँ, आप इसको लास्ट तक देखें। हामिद किस कहानी का प्रमुख पात्र है, तो वो है सी ईदगाह का। हामिद ने अपराधी भाव से कहा,
देखेंगे यहाँ, हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया। उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो आपका ए ईदगाह से लिया गया है। इसके बाद आपका सेकंड चैप्टर के बाद थर्ड चैप्टर जो आता है वो है क्रमवीर। तो क्रमवीर चैप्टर यहाँ पर है आपके सामने। इससे ऑब्जेक्टिव क्या आते हैं वो देखेंगे आप अभी फिलहाल। तो क्रमवीर लिखने वाले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है, वीर भीड़ में क्या नहीं दिखाते हैं? तो मर्दानगी भीड़ में नहीं दिखाते हैं वीर। आज जितने देश फूले फले हैं वहाँ कौन डेरा डाले हुए हैं? तो सभी, बुद्धि भी, विद्या भी, धन वैधव जहाँ है वो देश फूले फले हैं। तो इसका हो जाएगा डी आंसर। कर्मवीर कांच को क्या करके दिखाते हैं? तो कर्मवीर जो है कांच को रत्न बनाकर दिखाते हैं। हीरा किससे बनता है? तो हीरा बनता है कार्बन से। हाँ, कर्मवीर क्या काटकर पहाड़ बना देते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, पर्वत को काटकर सड़क बना देते हैं। कर्मवीर क्या काटकर सड़क बना देते हैं? तो पर्वत को काटकर शहर बना देते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर, कवि सैकड़ों मरुभूमि को क्या बहा देने की बात कहता है? तो इसका राइट आंसर होगा नदी। 7 क्रमवीर कविता के रचयिता कौन है? तो इसका होगा ए हरिऔध। 8 कवि के अनुसार जंगल में महामंगल रचा देने का काम कौन करता है? तो ए क्रमवीर ही करता है। इसके बाद देखेंगे ये जो मैं करा रहा हूँ एक गेस पेपर है, आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं ब्रिलियंट का। और इसी गेस पेपर से मैं करा रहा हूँ कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस ऐड हैं वो सभी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने इसको प्रीफर करा है। तो आप इसको लास्ट तक देखेंगे, जो भी क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस, यहाँ फर्स्ट है, फिर यहाँ नेक्स्ट। देखकर बाधा विविध बहुविध में घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। प्रस्तुत पदांश किस कविता से ली गई है? तो इसका राइट आंसर होगा कर्मवीर से ली गई है। नेक्स्ट, कौन सी कविता बाधाओं से जूझते हुए उन क्रमशील लोगों की बात करती है जो सभ्य संस्कृति का निर्माण करती है? तो 10 का जो राइट आंसर होगा आपका वो क्रमवीर होगा। 11 कवि हरिऔध का पूरा नाम क्या है? तो इनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। 12 नंबर, कवि हरिऔध द्वारा पाठ्य पुस्तक के रचित कविता है। तो बी जो है कर्मवीर है। पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं और सड़कों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं, वे उपयुक्त दोहा का रचनाकार कौन है? तो बी आपका हरिऔध है। इसके बाद देखेंगे कवि के अनुसार बाधाएं व्यक्ति को क्या करने का काम करती है? तो वो निखारने का काम करती है। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेरों का भी सामना। इसका राइट होगा आंसर जो होगा शेर। सो आई होप कि अब नजर आ रहा होगा आपको। यस, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। इसके बाद देखेंगे बाल गोविंद भगत से। नेक्स्ट जो आपका है बाल गोविंद भगत से। बाल गोविंद भगत चैप्टर से आपका पहला है, बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा 60 के ऊपर। बाल गोविंद भगत क्या थे? तो बाल गोविंद भगत जो थे वो एक गृहस्थ थे। कबीर को बाल गोविंद भगत क्या मानते थे? तो वो जो मानते थे वो साहब मानते थे। बाल गोविंद भगत किनके गीतों को गाते थे? तो कबीर अर्थात साहब के गीतों को गाते थे। इसके बाद नेक्स्ट, साहब के दरबार बाल गोविंद भगत के घर में कितनी कोस दूर था? तो साहब के दरबार से बाल गोविंद भगत के जो घर था वो आपको 4 कोस दूर था। इसके बाद जो है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में, बाल गोविंद भगत ने बेटे को आग किसे दिलाई? तो सी, पुतोह से दिलाई थी। नेक्स्ट, गंगा स्नान करके बाल गोविंद भगत कितनी दूर पैदल जाते थे? तो डी 30 कोस पैदल जाते थे। उसके बाद 8 में, बाल गोविंद भगत किस विद्या की रचना है? तो रेखाचित्र है। बाल गोविंद भगत मंझोले कट के गोरे चिट्टे आदमी थे, याद रखेंगे आप। बाल गोविंद भगत की प्रतिभा कब शुरू होती थी? तो प्रभातियाँ जो बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ थी वो कार्तिक माह में शुरू होती थी। नेक्स्ट है, गर्मियों में बाल गोविंद भगत की संज्ञा उमस भरी शीतल, शाम को शीतल कर देती थी। आप याद रखेंगे, इसका सी हो जाएगा शीतल। 12, जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले बाल गोविंद भगत कहाँ ले जाते थे? तो साहब के दरबार में ले जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब तक चला करती थी? तो बी फागुन तक चला करती थी।
14 नंबर है जाड़े में बाल गोविंद भगत। भगत किस रंग की कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे? तो डी काली। नेक्स्ट है राम वृक्ष बेनीपुरी रचित रेखा चित्र कौन है? तो है बाल गोविंद भगत। 16 है डी बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के रचनाकार। तो डी है राम वृक्ष बेनीपुरी। सो इसके बाद है आपका नेक्स्ट चैप्टर हुंदरू का जलप्रपात। इससे क्वेश्चन आते हैं, याद रखेंगे आप, सभी इंपॉर्टेंट है इसमें। इसका फर्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है, रांची से हुंदरू की दूरी कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि 27 मील इसकी दूरी है। सेकंड नंबर, हुंदरू का जलप्रपात कहाँ है? तो हुंदरू का जलप्रपात जो है छोटा नागपुर, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। छोटा नागपुर में हुंदरू का जलप्रपात है। सो 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ। इसके बाद स्वर्णरेखा नदी की उद्गम स्थान से कितना मील आगे आकर हुंदरू का झरना है? तो आपका बी, यानी कि 50 मील। हुंदरू का झरना की ऊंचाई कितनी है? तो हुंदरू की झरना की जो ऊंचाई है वो है आपका 243 फीट। 5 नंबर, हुंदरू का जलप्रपात या फिल करना है संस्कृति की विशिष्टता को उभारने वाला एक यात्रा वृत्तांत है। तो इसका होगा आपका ए, आदिवासियों की संस्कृति की विशेषता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट है 6 नंबर में, हुंदरू का जलप्रपात पाठ की विद्या है। तो सी, यात्रा वृत्तांत है। 7, हुंदरू का जलप्रपात पाठ में जलप्रपात के साथ किसके सुंदरता का वर्णन किया गया है? तो उपयुक्त सभी का, यानी कि पहाड़ का भी, नदी का भी और जंगल का भी इसमें सुंदरता का वर्णन किया गया है। इसके बाद आप देखेंगे स्वर्णरेखा नदी कहाँ गिरती है? तो सी, आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो स्वर्णरेखा नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 9, लेखक को हुंदरू जलप्रपात के वातावरण की सुंदरता ऐसी मालूम होता है मानो हम एक देवलोक के समीप पहुंच गए हों। नेक्स्ट आपका 10 है, हुंदरू का पानी किसके तरह छलांग भरता है? तो सी, हरिण के जैसा छलांग भरता है, हरिण के जैसा। नेक्स्ट, सांद की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसके साधन भी महान है। महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी महान होना चाहिए। किसकी उक्ति है? तो वह है महात्मा गांधी की। इसके बाद नेक्स्ट, हुंदरू का जलप्रपात यात्रा वृत्तांत किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका कामता प्रशांत सिंह काम का। 13 नंबर, समुद्र गंभीरता के लिए प्रसिद्ध है। तो हुंदरू अपनी, याद रखेंगे, चपलता के लिए मशहूर है। इसके बाद, मानो उसका यह संदेश हो कि वह सबके लिए है, सबका कल्याण उसका उद्देश्य है। वह न रांची का है न हजारीबाग का, बल्कि सबका है। उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो जो पाठ है आपका वो लिया गया है हुंदरू का जलप्रपात से, यानी कि सी से। हुंदरू का जलप्रपात से इस पाठ को लिया गया है। इसके बाद देखेंगे एक क्वेश्चन और इसमें, कामता प्रसाद सिंह काम का यात्रा वृत्तांत है। तो है आपका हुंदरू का जलप्रपात, यानी कि हुंदरू का जलप्रपात जो लिखा हुआ है कामता प्रसाद सिंह काम का लिखा हुआ है। इसके बाद जो चैप्टर है वो है बिहारी की दो हैं। उससे क्वेश्चन यहाँ पर है आपके, बिहारी के दो हैं। सो फर्स्ट है, बिहारी किस काल के सिंगारिक कवि हैं? तो बिहारी एक सिंगारिक कवि हैं, लेकिन किस काल के? तो है रीति काल के। नेक्स्ट, बिहारी के दोहे शीर्षक कविता में किस तरह के दोहे शामिल है? तो उपयुक्त सभी हैं, देशभक्ति भी है, प्रेम वाला भी है, नीति परक भी है, सभी इनके शायरी देखने को मिलते हैं सभी में। इसके बाद 3, मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोय, जा तन की झाई परे श्यामो हरि दूती होय। इस दोहे में बिहारी किनके महिमा का गुणगान किया है? तो किए हैं वो राधा के महिमा का गुणगान। नेक्स्ट 4 में, किस कवि के दोहे सागर में गागर हैं? तो बिहारी के। इसके बाद, बिहारी के नर के मन की तुलना किससे करते हैं? तो एक नल के जल से करते हैं। बिहारी के दोहे कैसे, बिहारी के दोहे कैसे हैं? याद रखें आप, बिहारी के दोहे सी, गागर में सागर हैं। 7, कृष्ण की मूल्य कौन छुपा लेती है? तो बी आपका ओ गोपियाँ छुपा लेती हैं। इसके बाद, सोह करें भौहुन हंसे कवि किस संबंध में कहता है? तो कहता है आपके सी, यानी कि गोपियाँ के संबंध में। इसके बाद है, दीर्घ सांस न लेहूँ दुख सुख, यहाँ पर फिल करना है। हीना भूल दाई दई दई क्यों करतू है, दई दई सु कबूली, आपका साई हो जाएगा। यानी कि दीर्घ सांस न लेहूँ दुख सुख
साई ही न भूल, दई दे क्यों कर तू है, दई दई सु कबूली। ये आपका पूरा हो जाएगा। इसके बाद 10 आपका यहाँ पे है, क्या देखेंगे, जब जप माला छपे तिलक, क्या है, जप माला छपे तिलक, न एको कामू, मन काचे नाचे बिरथा, सांचे राचे रामू। उपयुक्त में क्या है, तो है बिहारी के दोहे से कवि से लिया गया है ये। इसके बाद है आपका ठेस से। इसके बाद जो चैप्टर आपको पढ़नी है ठेस, तो ठेस से क्या क्या क्वेश्चन है वो आप देखेंगे। अब ठेस कहानी के लेखक कौन है, तो ठेस कहानी के लेखक जो हैं ए फणीश्वर नाथ रेणु है। उसके बाद ठेस कहानी में कहाँ की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है, तो है मिथिलांचल का। सी नंबर में ठेस कहानी किसके मन की विशेषताओं का मर्मिक वर्णन करती है, तो करती है सी कलाकार की। उसके बाद देखेंगे क्या समझाने में ठेस कहानी का महत्वपूर्ण योगदान है, तो श्रम के प्रति सम्मान की भावना भी, रिश्तों की गहराई और मनुष्य की परपक्षता, ये सभी समझाने के लिए यह महत्वपूर्ण है, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा डी का आंसर। 5 नंबर ठेस एक क्या है, तो ठेस एक आपका आंचलिक कहानी है। इस तरह कहानी है तो ठेस एक आंचलिक कहानी है। इसके बाद 6 नंबर में मोहर वाली धोती का दाम सिरचन को कौन देने लगा, तो मानू दीदी देने लगी थी। सिरचन शीतल सिलपाटी चिक और 2 जोड़ी आसिन मानू को कहाँ देता है, तो सी स्टेशन पर देता है। सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया, तो मानू दीदी ने दिया था। मोहर छाप वाली धोती कितने में आती थी, तो 8 रुपये में आती थी। 10 सिरचन स्टेशन पर मानू दीदी को क्या देता है, तो डी उपयुक्त सभी देता है, सिल पाटी चीक और 1 जोड़ी आसनी कुछ भी देता है, यानी कि सभी देता है ये। इसके बाद सिरचन को किसकी बातों से ठेस लगती है, तो लगती है चाची की बातों से। 12 नंबर लोग किसको बेगार ही नहीं बेगार समझते हैं, तो समझते हैं सिरचन को। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन आने वाला है यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पर क्वेश्चन और है, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी कौन है, तो है सी यानी कि ठेस। डी हुंदलू का जलप्रपात, हुंदलू का जलप्रपात सी होगा ठेस। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी जो है सी यानी कि ठेस है। ठेस एक क्या है, तो एक कहानी है। इसके बाद आपको पढ़ना है बच्चों की दुआ, जो लिखा हुआ है मोहम्मद इकबाल का, वो देखेंगे आप यहाँ। मैं इसको थोड़ा सही से कर लेता हूँ। यस, तो बच्चों की दुआ आपका एक क्या है, प्रार्थना गीत है। इस कविता के रचयिता कौन है, यानी कि लिखने वाले कौन है, तो है मोहम्मद इकबाल। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो रहा है उस पे ए चलाना मुझको, रिक्त स्थान को पूरा करना है, तो आपको उसमें हो जाएगा चलाना मुझको। इसके बाद जो है आपका 4 नंबर में किस कविता में दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत के संकल्प है, तो आपका है बच्चों की दुआ कविता में। 5 नंबर खुद को बुराई से बचाकर नेक राह पर चलने की दुआ किस कविता में मानी गई है, तो मानी गई है आपको बच्चों की दुआ में। 6 नंबर लपयाती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की क्या होता है, तो इसमें होगा सूरत हो खुदाया मेरी। इसके बाद 7 बच्चों की दुआ कविता में कवि किन चीज़ों की चाह रख रहा है, तो रख रहा है दुनिया के अंधेरा को मिटा सके, ये भी है। हमारे दम से वतन की सुंदरता बढ़े, ये भी है। दर्दमंदों और वंचितों का हिफाजत कर सके, ये भी है, निक उपयुक्त सभी है इसका राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन है जो वो देखेंगे यहाँ पर, प्रार्थना गीत आपका यहाँ पर है। प्रार्थना गीत है तो एक प्रार्थना की बच्चों की दुआ है। इसके बाद हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। उपयुक्त दोहा में जीनत का अर्थ है, तो जीनत का अर्थ जो होता है शोभा, शोभा डेकोरेशन, यानी कि शोभा जीनत का अर्थ होता है इसमें। इसके बाद देखेंगे आप थोड़ा मैं सही से कर लेता हूँ एक बार ताकि आपको सही से दिख पाए। यस, एक क्वेश्चन यहाँ पर किया है, मेरे अल्लाह मेरे बुराई से बचाना मुझको, नेक जो रहा है उस पर चलाना मुझको। दुआ किस कविता की है, तो आपका बच्चों की दुआ से है। इसके बाद जो है अशोक का सस्त्याग, अपने पाठ्य पुस्तक में वंशीधर श्रीवास्तव द्वारा
लिखित एकांकी है, तो उसका राइट आंसर होगा आपका ए। अशोक का शस्त्र त्याग जो है लिखा हुआ किसके, वंशीधर श्रीवास्तव का लिखा हुआ एक एकांकी है। बात देखेंगे आप 2 नंबर में, पद्मा द्वारा, पद्मा कौन है, तो पद्मा क्या थी, एक कलिंग महाराज की बेटी थी। इसके बाद कलिंग का युद्ध कितने वर्ष तक चल रहा था, तो कलिंग का जो युद्ध था वो आपको डी 4 वर्षों तक चला था। 4 नंबर है, अशोक का शस्त्र त्याग गद की कौन सी विद्या है, तो गद की जो विद्या है वो आपका सी पद्मा है, सॉरी, सम्राट अशोक के सामने तलवार नीचे फेंक देते हैं तो कौन, तो पद्मा। इसके बाद है अशोक का शस्त्र त्याग गद की कौन सी विद्या है, तो सी एकांकी है। 6 नंबर में, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा, यह किसका है, कथन किसका है, तो है ये सम्राट अशोक का। इसके बाद, जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की वह तुम्हारे सामने खड़ी है, ये किसका कथन है, तो यह है बी यानी कि पद्मा का, पद्मा का ये कथन है। इसके बाद देखेंगे, अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी किसकी रचना है, तो अशोक का जो शस्त्र त्याग एकांकी है वो आपका डी यानी कि वंशीधर श्रीवास्तव। यस, शांति के पक्ष में सक्रिय होने की शिक्षा देता है, तो आपका हो जाएगा अशोक का शस्त्र है। अहिंसा के पक्ष में अपने कथानक का मर्मिक विकास करती है, तो ए यानी कि अशोक का शस्त्र त्याग। इसके बाद जो 11 है, मेरे वीर सैनिकों, 4 साल से युद्ध हो रहा है फिर भी हम इस कलिंग को नहीं जीत पाए हैं, यह कथन किसका है, तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका बी होगा। इसके बाद, अशोक कलिंग की राजकुमारी पद्मा पर शस्त्र नहीं चलाते हैं क्योंकि वह स्त्री थी। इसके बाद है, किस युद्ध के बाद अशोक युद्ध न करने का संकल्प लेता है, तो कलिंग युद्ध के बाद। इसके बाद, वंशीधर श्रीवास्तव द्वारा रचित एकांकी क्या है, तो है आपका ए यानी कि अशोक का शस्त्र त्याग। इसके बाद जो है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से साहित्य की कौन सी विद्या है, तो ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से साहित्य की जो विद्या है वो है निबंध। इसके बाद 2 है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, इसके रचिता कौन है, तो इसके रचिता जो है वो है रामधारी सिंह दिनकर। 3, यशस्वी साहित्यकार का संबंध किस राज्य से है, तो है आपका ए बिहार से। इसके बाद, रामधारी सिंह दिनकर के किस निबंध में जीवन के रोजमर्रा के व्यवहारों पर टिप्पणी है, तो है सी ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। वकील साहब के संबंध में क्या गलत है, इसको देखना है आपको। अगर से आपने कहानी पढ़ा है तो उससे आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ देखें, मैं बता रहा हूँ। तो वकील साहब के संबंध में क्या गलत है, तो खाने पीने में क्या थे, अच्छे थे, सही है। बाल बच्चों को भरा पूरा परिवार है, तो बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार था। पत्नी भी अत्यंत मधु भाषणी थी, ये भी था। वो सुखी नहीं थे, लेकिन क्योंकि ईर्ष्या था उनके मन में, इसलिए वो सुखी नहीं थे। इसके बाद, सही संतुलित जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने की सीख है क्या, तो है आपका ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है, तो याद रखेंगे भिवियाई है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। इसके बाद, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसने तुम्हारी भलाई की है, यह किसका मूल वाक्य है। थोड़ा सा यहाँ पर ब्लर हो रही है, मैं यहाँ पर सही कर लेता हूँ। यस, तो ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से जो तो यहाँ पर है कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसने तुम्हारी भलाई की है, तो इसका डी आंसर होगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ये बात बोली थी, ये भी पूछी जाती है, इसको याद रखेंगे। तनाव को कम करने के लिए व्यक्ति अपनी बी अंतर आत्मा खास योगदान देती है। तनाव को कम करने के लिए व्यक्ति अपनी बी अंतरात्मा खास योगदान देती है। इसके बाद है आपका जो कबीर के पद से, तो कबीर के पद किस काल के कवि हैं, तो कबीर जो हैं वो आपके भक्ति काल के कवि हैं। कबीर किस भक्ति धारा के कवि हैं, तो वो है निर्गुण भक्ति धारा के। भक्ति धारा जो होती है 2 बार में डिवाइड है, एक है सगुण, एक निर्गुण। तो कबीर जो थे निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। इसके बाद 3 नंबर में देखेंगे आप, किस कवि का भावबोध न सिर्फ तत्कालीन समय से जुड़ता है बल्कि समकालीन समय में भी उनकी उपादेयता यथावत है, तो है आपका कबीर। नेक्स्ट, कवि के अनुसार
ईश्वर कहाँ निवास करते हैं? तो ईश्वर निवास करते हैं और सच्चे हृदय में। कवि कैसा रहने की बात करते हैं? तो निर्मोही रहने की बात करते हैं। 6 नंबर, किसके कविता मन में सच्चे सीधे सख्ताकार अर्थात आखिन देखी की प्रस्तावना है? तो है आपके कबीर के। उसके बाद, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मैं कहता हूँ आखिन देखी तू कहता है कागद, यानी कि कागज होगा, कागज नहीं होगा यहाँ पर ही। यहाँ पर जो हिंदी इस्तेमाल की गई है, जो पुरानी हिंदी होती थी उसके इस्तेमाल की गई है प्राचीन हिंदी को, तो यहाँ पर कागज होगा। जो आपके बुक में है उसी के अकॉर्डिंग मारेंगे आप, कागज यहाँ पर होगा। तेरा मेरा मनुआ एक कैसे होई रे, मैं कहता हूँ आखिन देखी तू कहता है कागज की ले दी, कागज की लेखी। इसके बाद इधर साइड में दिखाता हूँ आपको, जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है वो है विक्रमशिला से। तो विक्रमशिला से आप जो भी क्वेश्चन है वो भी देखेंगे। हम आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करा रहा हूँ इस सभी को। तो विक्रमशिला आर्यभट्ट किस क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है? पहला क्वेश्चन, तो आर्यभट्ट जो है खगोल विद्या में। लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की? तो बी अतीश दीपंकर ने की थी। विक्रमशिला के प्रांगण में कितने महाविद्यालय थे? 6 महाविद्यालय थे। इसके बाद, आधुनिक भागलपुर किस प्राचीन महाजनपद से प्रचलित है? तो अंग से प्रचलित है। नेक्स्ट, विक्रमशिला का आविर्भाव किस राजवंश के काल में हुआ है? तो ए यानी कि पल्लव राजवंश में। विक्रमशिला का विकास किस शताब्दी में हुआ था? तो हुआ था आपके 8वीं शताब्दी में। इसके बाद 7 नंबर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश कब हुआ था? तो हुआ था 13वीं सदी में। इसके बाद, विक्रमशिला किस जिला में अवस्थित है? तो है भागलपुर जिला में। विक्रमशिला के साहित्य की कौन सी विद्या है? तो है एक निबंध। आपके जो पाठ में दिए हुए है वो एक निबंध है विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में प्रथम आचार्य कुलपति कौन थे? इसका राइट आंसर होगा आपका हरिभद्र थे। 11, विक्रमशिला के विश्वविद्यालय के समृद्ध पुस्तकालय किस विषय से संबंधित ग्रंथ मौजूद थे? तो वो तंत्र विद्या और तर्क विद्या के भी थे, प्रारंभिक दर्शन के और बौद्ध दर्शन के, यानी कि उपयुक्त सभी थे। इसके बाद, पुरातात्विक खनन में कितने फीट की भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो जो आंसर इसका होगा सी 4.5 फीट, 4.5 फीट। इसके बाद, 13वीं सदी के आरंभ में किसके आक्रमण के कारण विक्रमशिला विश्वविद्यालय की सर्वनाश हो गया? तो यानी कि तुर्कों के आक्रमण के कारण ये हुआ था। इसके बाद, तबकाते नासिरी नामक ग्रंथ में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की डी विध्वंस का जीवंत वर्णन उपलब्ध है। इसके बाद, 10वीं 11वीं सदी का पूर्वी एशिया का एक उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र बन चुका था। तो वो था आपका बी यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय। 16, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में क्या शामिल था? तो शामिल था आपका तंत्र विद्या भी होता था, सृष्टि विज्ञान भी, शब्द विद्या एवं शिल्प विद्या, यानी कि आपका डी चारों सही था। इसमें चारों सही यानी कि चारों शामिल था, तीनों शामिल था, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो गया। तंत्र विद्या, सृष्टि विज्ञान, शब्द विज्ञान एवं शिल्प विद्या। नेक्स्ट वन जो आपका पार्ट है वो दीदी की डायरी। दीदी की डायरी से जो भी क्वेश्चन देखेंगे आप जल्दी से यहाँ पर। संजू कैसी लड़की थी? तो वो थी एक हंसमुख। संजू को क्या पढ़ने का शौक था? तो सभी, यानी कहानी भी पढ़ती थी, कविता भी और कॉमिक्स भी पढ़ने का शौक था। संजू किस कक्षा में पढ़ती है? तो 8 कक्षा पढ़ती है। संजू को उपहार में क्या मिलता है? तो उसको बुक्स मिलता है, यानी किताब मिलता है। सत्य का प्रयोग के रचयिता कौन है? तो बापू यानी कि महात्मा गांधी है। तोते चांद किसकी कहानी है? तो बी जापानी लड़की की कहानी है। दीदी की डायरी साहित्य की विद्या कौन है? तो दीदी की डायरी साहित्य की विद्या है डायरी। संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली है? तो सी महात्मा गांधी से मिली है। संजू को उपहार में क्या मिलता है? तो फिर आपसे रिपीट कर रहा है, यानी कि पुस्तक मिलता है। स्कूल में संजू किस चीज़ की तलाश में रहती है? तो ये चटपटी पुस्तक की तलाश में रहती है, चटपटी पुस्तक की तलाश में रहती है। कहाँ? स्कूल में। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पर आपके पीपल जो आपके कविता है उससे है। पीपल कविता के रचयिता कौन है? तो इसका सी हो जाएगा आपका गोपाल सिंह नेपाली। पीपल कविता के रचयिता हैं गोपाल सिंह नेपाली। इसके बाद, पीपल कैसा कविता है? तो पीपल एक छायावादी कविता है। इसके बाद, पीपल के आसपास कौन पेड़ है? तो पीपल के आसपास जो पेड़ हैं वो आपका जामुन भी है, इमली भी है और करील भी है। इसके बाद है कौन सी कविता प्रकृति के विविध रूपों से हमारा आत्मीय परिचय कराती है? तो कराती है ए यानी कि पीपल ही हमें कविता प्रकृति के विविध रूपों से हमारा आत्मीय परिचय कराती है। इसके बाद 5 आंसर देखेंगे। जो क्वेश्चन है आपका प्राकृतिक चित्रण कविता की यहाँ पर भरना आपकी किसकी है? तो छायावादी कविता की एक उल्लेखनीय विशेषता है।
नेक्स्ट वन क्वेश्चन है यहाँ पर, पीपल पाठ की साहित्यिक विद्या कौन है? तो है आपका कविता। ऊपर विस्तृत नभ, नील नील नीचे वसुधा में नदी झील, जामुन तमाल इमली करील, प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता की है? तो आपकी पीपल से है। 12 गोपाल सिंह नेपाली की रचना क्या है? तो है आपका पीपल। इसके बाद जो है दीनबंधु निराला, जो रहीम दिन ही लखे दीनबंधु समूह, ये किसके प्रसिद्ध दोहों की एक पंक्ति है? तो रहीम की है। बेरुल मठ कहाँ है? तो आपका है कलकत्ता में। बेरुल मठ कहाँ? तो है वह है कलकत्ता में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए वो यहाँ, दीनबंधु निराला साहित्य की कौन सी विद्या है? तो है आपका सी यानी कि निबंध। दीनबंधु निराला संबंध के निबंध के लेखक कौन है? तो है आपका आचार्य शिव पूजन सहाय। दीनबंधु निराला किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। नेक्स्ट वन, आधुनिक काल के बेहद प्रतिष्ठित कवि कौन है? तो आपका डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। निराला के व्यक्तित्व और जीवन के अनेक अनछुए पहलुओं को उद्घाटन करता है कौन? तो करता है आपका बी यानी कि दीनबंधु निराला। नेक्स्ट है, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस काल के कवि हैं? तो जो कवि हैं वो आपका डी यानी कि आधुनिक काल के हैं, मॉडर्न युग के, मॉडर्न एज के हैं। सो नेक्स्ट है, किनका अधिकांश अवकाश काल के दिनों की दुनिया में बीतता था? तो किनका अधिकांश अवकाश काल यानी कि जो उनकी छुट्टी होती थी वो दिनों यानी कि गरीबों की, पुअर्स लोगों की दुनिया में यानी कि पुअर्स के साथ उनका ज़्यादा टाइम बीतता था जब उनकी अवकाश होती थी यानी कि छुट्टी होती थी। तो इसके कौन है? तो है निराला। इसके बाद, धन किसके पास अतिथि के समान अल्पावधि तक ही टिकने आता था? तो बी दीनबंधु निराला के पास। इसके बाद, दीनबंधु निराला बागीय समाज में किस तरह के घुल मिल जाते थे? तो दूध और मिश्री की तरह। इसके बाद है, याचकों के लिए तो कल्पतरु थे ही अपने मित्रों के लिए मुक्त हस्त दोस्त परप्रस्त कौन थे? तो थे आपका दीनबंधु निराला। इसके बाद है आपका खेमा से, तो मुक्ताकाशी होटल का मालिक कौन है? तो आपका है बी कसारा। इसके बाद राइट आंसर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, खेमा कितने वर्ष का था? तो वो था 8 या 9 वर्ष का। इसके बाद खेमा के मालिक कसारा किस चीज़ की मांग करता है? तो करता है आपका खेमा जो है मालिक कसारा से वो चप्पल की मांग करता है। कसारा क्या बेचता था? तो चाय। इसके बाद है, बाल मजदूरी की नृशंसता को उभारने वाली कहानी कौन सी है? तो आपका है खेमा। इसके बाद, खेमा शीर्षक पाठ है किसका? ए यानी कि कहानी का है। इसके बाद, कौन सी कहानी हमें बाल श्रम के प्रति संवेदनशील बनाती है? तो वो बनाती है आपकी सी है खेमा। इसके बाद, कसारा किस कहानी का पात्र है? तो खेमा का। कसारा किस कहानी का पात्र है? तो है आपका खेमा का। खेमा के बारे में क्या गलत है? तो खेमा के बारे में है कि वह लगभग 10 या 11 वर्ष का है, ये जो बिल्कुल गलत है। मैं यहाँ पे बताया भी आपको, जो खेमा है वो 8 या 9 वर्ष का है। खेमा क्या है? 8 या 9 वर्ष का है, जो यहाँ पे दिया गया है 10 से 11, जो बिल्कुल गलत है, और बाकी सही है सब, ये सब सही है। इसके बाद, खुशबू रचते हैं हाथ से हैं, अरुण कमल द्वारा रचित कविता कौन है? तो इसका डी आंसर होगा खुशबू रचते हैं हाथ। इसके बाद, गंदे मोहल्ले के गरीब मजदूर कौन कौन से मशहूर अगरबत्तियाँ बनाते हैं? तो इसका सभी हो जाएगा, केवड़ा बनाते हैं, गुलाब और खास और रात रानी भी। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कविता वंचित लोगों के समृद्ध और दान की संवेदनशीलता को रेखांकित करती है, जिसका राइट आंसर होगा आपका बी खुशबू रचते हैं हाथ। इसके बाद है डी 4 में, खुशबू रचते हैं हाथ पाठ की विद्या है, तो सी कविता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुशबू रचते हैं हाथ कविता के रचयिता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो अरुण कमल। जो खुशबू रचते हैं हाथ उसके लिखने वाले हैं अरुण कमल। यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ, प्रस्तुत कविता किस कविता की है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी खुशबू रचते हैं हाथ। इसके बाद है हौसलों की उड़ान। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर, सोनी को राज स्तरीय एथलेटिक प्रतियोगिता में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो उसका पोती कौन है? तो है जैनब। इसके बाद, किसके माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे? तो सी गुड़िया की। अध्ययन विरोधी ताकतों के खिलाफ तनकर खड़ी हो जाने का हौसला रखती है, कदम रखती है।
बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन करता है, तो बी हौसलों की उड़ान। कदम बड़ी होकर क्या बनना चाहती है, तो बनना चाहती थी डॉक्टर। गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती है, तो बनना चाहती है अध्यापिका। इसके बाद आधुनिक बिहार की बेटियों की संघर्ष और उनके हौसलों की उड़ान से हमें परिचित कराता है, तो कराता है आपकी हौसलों की उड़ान। जैनब लड़कियों को किसकी, तो आपको दे रहा है कराटे की प्रशिक्षण दे रही है, कौन, जैनब। इसके बाद हौसलों की उड़ान में कहाँ की बेटियों की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन करता है, तो आपका है बिहार। सो देन आफ्टर इसके बाद जो है बहुत ही कम बचा है, आप देखें इसको लास्ट तक, इसमें और भी 3-4 चैप्टर हैं, बस जल्दी से ये हो जाएगी। आपको ज़्यादा टाइम मैं लेना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि आपकी एग्ज़ाम भी है। इसके बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर, आजाद दस्ता का गठन किसने किया था, इसका बी आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, यानी कि आजाद दस्ता का गठन किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने। इसके बाद अगस्त क्रांति कब हुई थी, तो इसका ए होगा राइट आंसर 1942 ईस्वी में। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर 1952 यानी कि 52 में हुआ था। प्रथम आम चुनाव में ताजपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से कर्पूरी ठाकुर किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे, तो इसका राइट आंसर होगा सोशलिस्ट। इसके बाद 5 है, यहाँ पर आपको फिल करनी है, तो इसका होगा बिहार। बिहार की विभूतियों में जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत सम्माननीय है। इसके बाद कर्पूरी ठाकुर कॉलेज का त्याग किया था, तो कब, 1942 ईस्वी में, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुई थी उसी वक्त कर्पूरी ठाकुर कॉलेज का त्याग किए थे। कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ था, तो बी यानी कि 24 जनवरी 1921 को हुआ था। इसके बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था, तो इसका राइट आंसर ए समस्तीपुर जिला में। कर्पूरी जी को शौक था, तो वो था आपको दौड़ने का भी, तैरने का भी, डफ बजाने का भी, यानी उपयुक्त सभी, यानी कि डी आंसर हो जाएगा इसका। कर्पूरी ठाकुर किन पदों पर सुशोभित किया है, तो किए हैं आपका कार्यवाहक अध्यक्ष भी रहे हैं, विरोधी दल के नेता भी रहे हैं, उप मुख्यमंत्री एवं 2 बार मुख्यमंत्री भी बने हैं, कौन, कर्पूरी ठाकुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी उपयुक्त सभी। इसके बाद कर्पूरी ठाकुर कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, तो बने हैं 2 बार। कर्पूरी ठाकुर बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 1942 ईस्वी में अगस्त क्रांति के दौरान इन्हें किस जेल में रखा गया था, तो जो कर्पूरी ठाकुर को जेल में रखा गया था उसका नाम था दरभंगा जेल। जननायक किसका उपनाम है, तो जननायक नाम है कर्पूरी ठाकुर का। लोकनायक किनका है, तो जयप्रकाश नारायण का। और जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, याद रखेंगे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और जननायक आपका कर्पूरी ठाकुर। इसके बाद यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन इससे है, जननायक कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु कब हुई है, तो ए यानी कि आपका 17 फरवरी 1988 ईस्वी में हुई है। इसके बाद है झांसी की रानी, बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी, उपयुक्त पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहा गया, क्यों, क्योंकि उस वक्त क्या था, भारत की दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी, इसलिए उसको कहा गया था बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी, उपयुक्त पंक्ति में। इसके बाद पाठ्य पुस्तक सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता क्या है, तो है आपका डी झांसी की रानी। इसके बाद झांसी की रानी कविता में किसकी याद दिलाती है, तो हमें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाती है। झांसी की रानी किसे कहा गया है, तो कहा गया है लक्ष्मीबाई को। झांसी की रानी किनकी गाथाएं जवानी याद थी, तो था शिवाजी की कहानी जवानी याद थी। इसके बाद वीरता, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई, झांसी में प्रस्तुत पंक्ति में वैभव किसका प्रतीक है, तो उसका झांसी के राजा का प्रतीक है वैभव। इसके बाद प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी के कवित्री कौन है, तो इनका राइट आंसर होगा बी यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान। लक्ष्मीबाई किसकी मुंह बोली बहन थी, तो इसका सी आंसर कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन थी। इसके बाद जो आपका लास्ट रहने वाला है, इसके बाद क्वेश्चंस नहीं है आपके, वो है जो चैप्टर्स चिकित्सा का चक्कर। चिकित्सा का चक्कर से जो भी क्वेश्चन है देख लेंगे आप एक बार। यहाँ पर चिकित्सा का चक्कर आपका पढ़ना है। चिकित्सा का चक्कर साहित्य की कौन सी विद्या है, तो है आपका हंस व्यंग, इनकी फनी जो कहानी होती है उसको हम लोग बोलते हैं हंस व्यंग, जिस पर कुछ व्यंग किया जाता है उसको हम लोग अगर से पढ़ते हैं तो हंसी भी आती है
उसको कहा जाता है हंस व्यंग। तो जो चिकित्सा का चक्कर है और जो आपका कहानी है, लेकिन किस प्रकार का है, हंस व्यंग है। इसके बाद पढ़ेंगे चिकित्सा का चक्कर हंस व्यंग के लेखक कौन है। तो जो जो चिकित्सा का चक्कर है उसको लिखने वाले हैं आपका सी यानी कि बेढप बनारसी। आप नाम भी देख रहे हैं, बेढप, बेढंगा। जो हंसता है बेढंग की तरह, उसको हम लोग बेढप इस तरह से याद रख सकते हैं। मैंने इस पर एक ट्रिक भी बताई है आपको, और ट्रिक वाली वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो बेढप बनारसी चिकित्सा का चक्कर लिखने वाले हैं। बेढप, जो लेखक बेढप है, बनारसी की क्या इच्छा होती है, तो उनकी जो इच्छा होती है वो भी बीमार पड़ने की होती है। नेक्स्ट है चिकित्सा पति के विरोधाभासों को सफलतापूर्वक उभारा है। तो चिकित्सा का चक्कर ने उभारा है। इसके बाद जो आपका 22 नंबर चैप्टर है वह है सुदामा चरित्र। तो सुदामा चरित्र से क्वेश्चन देखेंगे। सुदामा चरित्र किस भाषा में लिखी गई है, तो आपका बी वर्ज भाषा में लिखी गई है। सुदामा चरित्र किस भाषा में लिखी गई है, तो बी वर्ज भाषा में लिखी गई है। इसके बाद सुदामा चरित्र के रचयिता कौन है, तो ए नरोत्तम दास है। कौन है, सुदामा चरित्र के जो रचयिता हैं वो ए नरोत्तम दास हैं। इसके बाद देखेंगे सुदामा की पत्नी को पर बड़ा क्षोभ था, तो क्या होगा इसका, दरिद्रता यानी कि गरीबी पर बहुत बड़ा क्षोभ था। इसके बाद सुदामा के पैर कैसे धुल गए, तो सी कृष्ण भगवान के आंसू से जो सुदामा के पैर जो है धुल गए थे। इसके बाद 23 नंबर चैप्टर है जो आपका लास्ट चैप्टर है। इससे क्वेश्चन देखेंगे ऑब्जेक्टिव। राह भट्ट के हिरन के बच्चे कविता के रचयिता कौन हैं, तो इनके हैं सी डॉक्टर नी, जो वियतनाम के हैं। ये आपका राइटर के नेम है जो लिखे हैं राह भट्ट के हिरन के बच्चे। इसके बाद है सेकंड नंबर, राह कवि भटक गया है, डी हिरन का बच्चा। राह कौन भटक गया है, तो हिरन का बच्चा। इसके बाद है 3 नंबर, कवि हिरन के बच्चे को क्या आश्वासन देता है, तो उसको आश्वासन देता है कि तुम्हारी माँ मिल जाएगी। माँ से बिछड़ जाता है कि हिरन का बच्चा, तो उसको कवि आश्वासन देता है कि माँ तुम्हारी मिल जाएगी। सो इस तरह से मैंने आपके जो भी जितने भी चैप्टर्स हैं सभी से ऑब्जेक्टिव जो भी आए थे मैंने उसको करा दिया है। देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपका जो बुक है उसमें पहला चैप्टर था तू जिंदा है तो, फिर ईदगाह, क्रमवीर, हम लोग का जलप्रपात, बिहारी की दोहे, ठेस। इस तरह से आपको जो 23 नंबर चैप्टर है राह भट्ट के हिरन के बच्चे को, इस तरह से मैंने पूरी को करा दिया है। अगर से आप इस बुक की जो भी राइटर्स नेम है उसको ट्रिक से राइटर्स नेम को याद करना चाहते हैं तो मैं बहुत ही अच्छा उस पर एक ट्रिक बताया हूँ जिससे आप राइटर्स के नेम को सभी को याद कर सकते हैं। और आपको तुरंत 5 मिनट की वो वीडियो होगी, आप उसको देख लेंगे तो जितना भी इसमें राइटर्स नेम है सभी को याद कर पाएंगे। और इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, आपने देखा भी होगा। अगर से जो प्रीवियस ईयर के मैंने क्वेश्चन कराए थे 2018 के, वो अपनी वीडियो पर वो भी अपलोड है, आप उसको भी देख सकते हैं। जो 2018 में जितने भी क्वेश्चंस पूछी गई थी एज ए क्वेश्चन बैंक के तौर पर मैंने उसको करा रखा है, आप उसको भी ज़रूर देखें और उस ट्रिक वाली वीडियो को भी देख सकते हैं। और भी वीडियो आएगी उर्दू, मैथ एट्सेट्रा से रिलेटेड, तो आप इस चैनल पर बने रहेंगे। और अगर से आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के भी शेयर करें। कोई भी इससे रिलेटेड डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, आप कमेंट जरूर करें। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।